हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट सीरीज का ये 18th वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 426 से लेके क्वेश्चन नंबर 450 तक डिस्कस करेंगे। जो इन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के या समसामयिकी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे सबसे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों का ये संकलन है। ठीक है, जिसमें इस वीडियो के साथ ही आपके पास 450 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग एश्योर्ड रहिए कि इन क्वेश्चन से आपको परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी, तो आप लोग इस सीरीज को देखते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को किस देश के अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया हुआ था, जिसके तहत भारत जो है वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो है वो लैंड कर गया है और भारत का मिशन जो है वहां पर है। तो उसके लिए उस टीम को पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने दिया है, नाम बताना है। फ्रांस, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये अमेरिका का जो पुरस्कार है जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार, इस पुरस्कार से भारत की चंद्रयान टीम को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कृत जो है वो अंतरिक्ष अन्वेषण मानकों को, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए जो है वो भारत की टीम को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। चंद्रयान 3 जो है इसने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो है वो भारत विश्व का पहला देश है। अभी तक कोई भी देश जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत किस स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये जो रिपोर्ट आई हुई है, ये रिपोर्ट आई है 9 अप्रैल 2024 को और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022 में जो हेपेटाइटिस बी और सी के मामले हैं उसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में कि वर्ष 2022 में 35 मिलियन संक्रमणों के साथ जो है वो भारत चीन के बाद इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में। ये हेपेटाइटिस जो है ये मेनली क्या है, आपके यकृत या लिवर में सूजन या स्वेलिंग होती है, जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का क्या कर सकती है, कारण बन सकती है और कई बार ये बहुत घातक हो जाती है, फेटल हो जाती है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बाकी हेपेटाइटिस वायरस जो है ये 5 मुख्य प्रकार है इसके, ए बी सी डी और ई, जिसमें ये डेटा है वो बी और सी के लिए स्पेसिफिकली है। भारत दूसरे स्थान पर, चीन पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन, किस देश में भारत ने अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने या ऑपरेट करने का अधिकार या राइट क्या कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये भारत ने जो है वो म्यांमार में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, ये सितवे पोर्ट जो है वो भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है और ये सितवे पोर्ट जो है वो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी भारतीय बंदरगाह कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से समुद्र के रास्ते से जोड़ना है। ठीक है, तो बंदरगाह कलकत्ता को ये सितवे से जोड़ भी रहे हैं, प्लस सितवे के संचालन का अधिकार भी जो है वो भारत को मिल जाएगा। तो ये रूट जो है वो भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्ट का संचालन जो है वो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL द्वारा किया जाएगा, जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है, कांडला पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक क्या है, संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, यहाँ पे हमने मैप लगाया हुआ है जिसमें ये आपका म्यांमार रहा, ये आपका यहाँ पे सितवे पोर्ट रहा, ये आपका यहाँ पे कोलकाता है और ये सी रूट ये है, ये इसका बीच का है। तो ये जो है कलादान मल्टी जो मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है ये, और साथ में सितवे का संचालन भारत करेगा। इसके साथ ही जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आइजोल जो है, जोरिनपुरी, कलेतवा और पलेतवा, इन सबको जोड़ते हुए क्या है, सितवे पोर्ट से रास्ते के माध्यम से भी जो है, जो स्थल मार्ग है उसके द्वारा भी जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वाकरेली साइमंड्स या QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अध्ययन में IIT बॉम्बे ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जो रैंकिंग है उसमें कैटेगरी है जो है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अध्ययन, 43, 44, 45 और 46। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये IIT बॉम्बे ने IIT दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अध्ययन में क्या किया है, विश्व में 45वां स्थान प्राप्त किया है। जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है
इसने विकास अध्ययन के लिए, डेवलपमेंटल स्टडीज के लिए भारत में जो है इन्होंने सर्वोच्च रैंक हासिल की है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये 20वें स्थान पर रहा है। जबकि आईआईएम अहमदाबाद जो है ये व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन कैटेगरी के अंतर्गत विश्व में 22वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत में पहले स्थान पर रहा है। और अगर इसमें ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इसमें जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जिसको MIT बोलते हैं, ये विश्व में पहले स्थान पर रहा है। ये अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2023 में भारत ने 67 यूनिकॉर्न के साथ विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन बी, भारत जो है वो 67 यूनिकॉर्न के साथ क्या कर रहा है? विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है। जबकि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 703 यूनिकॉर्न के साथ क्या है? सूची में सबसे आगे है। जबकि दूसरा स्थान जो है वो चीन का है, जहां पर 340 यूनिकॉर्न जो है वर्ष 2023 में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद भारत के बाद भारत तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर यूके यूनाइटेड किंगडम और पांचवें स्थान पर जो है वो यूरोपीय यूनियन जो है। बाकी आप लोग देखेंगे जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे भारत लगातार जो है प्रगति कर रहा है और अपना अंक जो है वो आगे बढ़ाता जा रहा है। तो ये विश्वास जताता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, और भारत का जो विकास है जो किस दिशा में जा रहा है उसकी भी ये काफी हद तक क्या करता है? घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक या प्राइवेट बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये एचडीएफसी बैंक जो है ये लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला क्या है? पहला निजी ब्रांच है, और इन्होंने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर अपनी शाखा खोली हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और सांख्यिकी या स्टैटिक्स में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं, डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज के निर्यात में, एक्सपोर्ट में कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2023 में चौथा स्थान रहा है। ठीक है। और इन्होंने बताया हुआ है कि जो वितरित सेवाओं का जो निर्यात है, डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात, वो करीब $257 बिलियन का था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। मतलब भारत ने जो है इसमें अभी क्या की है? 17% की प्रगति की है। और इसके साथ ही भारत जो है वो जर्मनी से आगे निकल गया है। ठीक है। इन सेवाओं के निर्यात में जो है वो भारत जर्मनी से आगे निकल गया है, और अभी अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड से पीछे है। हालांकि जो है भारत का स्थान क्या हो गया है? अब चौथा हो गया है इसमें। ठीक है। तो पहले स्थान पर अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और उसके बाद से भारत। ठीक। और बाकी जो ये डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज हैं उसमें शिक्षा, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, संगीत और वीडियो के लिए पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना क्या है? इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? साइबर क्राइम इंडेक्स जो है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है। इस जो साइबर अपराध सूचकांक है इसमें लगभग 100 देशों की क्या की गई है? रैंकिंग की गई है, जिसमें हैकिंग, क्रेडिट कार्ड सहित डेटा और पहचान की चोरी, अग्रिम शुल्क धोखाधड़ी और अवैध आभासी मुद्रा से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घोटाले इसमें शामिल है, जिन पर अध्ययन करते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है, ये इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो रूस ने किया है। मतलब रूस में जो है वो साइबर अपराध के मामले बहुत ज्यादा है, शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यूक्रेन है, जबकि भारत इस सूची में 10वें स्थान पर है। चीन इस सूची में जो है वो तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अडानी समूह द्वारा किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये अडानी समूह द्वारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात, और गुजरात में भी गुजरात का जो खावड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है ये बनाया गया है। ठीक है। इस स्थान पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की 45 गीगावाट की विशाल क्षमता जो है यहाँ पर है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलेक, ये अभ्यास का नाम है दुस्तलेक, किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, भारत और तजाकिस्तान, भारत और म्यांमार। सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए, ये अभ्यास दुस्तलेक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। दोनों देशों के जो है सशस्त्र बल जो है इसमें
भाग लेते हैं और वर्ष 2024 में इस अभ्यास का आयोजन 15 से 28 अप्रैल के बीच टर्मेज उज्बेकिस्तान में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क्स पुरस्कार के लिए चुना गया। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। डॉक्टर असीमा चटर्जी, डॉक्टर रितु करिधल, डॉक्टर गगनदीप कौंग, टेसी थॉमस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये डॉक्टर गगनदीप कौंग है। इनको वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कनाडा की जो गेडनर फाउंडेशन है उस फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, विश्व में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य पुरस्कार है। ठीक है, बाकी जो डॉक्टर गगनदीप कौंग जो इस पुरस्कार के विजेता हैं, ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक या डायरेक्टर के पद पर हैं और ये जो डॉक्टर गगनदीप कौंग है, ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके पहले किसी भारतीय महिला को इस प्रतिष्ठित स्वास्थ्य क्षेत्र के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंगारा A5 इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अंतरिक्ष देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये अंगारा A5 रॉकेट जो है, अंतरिक्ष रॉकेट, ये रूस द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और रूस के ये वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से इन्होंने जो है इस रॉकेट का, जो अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये रॉकेट जो है ये अंतरिक्ष में भारी पेलोड, ठीक है, हैवी पेलोड, जिनका जो वेट है वो 20 टन या इससे अधिक है, उसको पृथ्वी की निचली कक्षा या लोअर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि भारत के जो अंतरिक्ष क्षेत्र के कार्यक्रम है उनके बारे में तो अभी तक क्वेश्चन कमीशन पूछता ही था, बट यूपीपीसीएस ने जो है वो पिछले अपने पेपर्स में जो भारत के पड़ोसी हैं या भारत के मित्र देश हैं या जो विश्व की महाशक्तियां हैं उनके द्वारा अंतरिक्ष में क्या क्या गतिविधियां की गई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। ये सारा का सारा डेटा हमने इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको परीक्षा का जो पैटर्न रहा है अब तक का उसके हिसाब से आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। उनकी जो भी संभावित डिटेल्स हैं जो आपको इजीली आप याद कर सकते हैं, उन डिटेल्स को इनमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपको ये आरओ और पीसीएस की परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो जब तक सवाल हो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। तो आप इस सीरीज को जो है वो बहुत अच्छे से देखते रहें, साथ ही साथ आप वीडियो पे लाइक करके और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक भी देते रहें ताकि हमें भी जानकारी रहे कि आपको कितना इससे लाभ हो रहा है, आपको पढ़ने में आसानी है कि नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के किस पहलवान ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? उदित, अभिमन्यु, विक्की और अमन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये भारतीय जो है वो कुश्ती खिलाड़ी हैं उदित, जिन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग या 57 केजी वेट कैटेगरी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता है। ये चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन 11 से 16 अप्रैल तक किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था, जिसमें जो है उदित के साथ साथ जो अभिमन्यु है इन्होंने 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी, विक्की जो है इन्होंने 97 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भी क्या किया है, इन दोनों ने कांस्य पदक जीता है। जबकि महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंजू और 72 किलोग्राम भार वर्ग में हर्षिता ने क्या किया है, रजत पदक जीता है। इसके अलावा मनीषा और अंतिम जो है, अंतिम पंघल जो है, इन्होंने 62 किलोग्राम और 65 किलोग्राम भार वर्ग में क्रमशः कांस्य पदक जीता है। और इस तरह भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 4 रजत पदक, 4 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 9 पदक जो है इस प्रतियोगिता में जीते हुए हैं। तो ये प्रतियोगिता जो है इसमें भारत का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और जो कुश्ती है उसका भविष्य जो है वो भारत में काफी अच्छा है। इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें यह भी पूछा जाता है कि प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ। ठीक है, कई बार डेट पूछ लेते हैं बट डेट तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, बट एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ, किस खिलाड़ी ने जीता है और एटलीस्ट खिलाड़ियों के आपको नाम पता हो कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ताकि अगर मैच करने वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो आप वो आसानी से मैच कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.5%, 6.9%, 7.11% और 7.25%। उसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो वर्ष 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में करीब 7.11% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये जो प्लास्टिक ओवरशूट डू रिपोर्ट है जिसको एक स्विस गैर लाभकारी संगठन EA अर्थ एक्शन द्वारा जारी किया गया है,
जिसके आधार जिसने बताया हुआ है कि वर्ष 2021 के बाद से जो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन है उसमें करीब 7.11% की वृद्धि हुई है। इसमें जो 12 देश हैं जिनके ये नाम यहाँ पर क्रमशः दिए हैं, ये करीब 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, जबकि प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के मामले में ओमान जो है वो शीर्ष स्थान पर है। जबकि प्रति व्यक्ति वार्षिक अपशिष्ट उत्पादन की बात करें तो इसमें बेल्जियम जो है वो शीर्ष स्थान पर है, और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ष मात्रा है वो है 147.7 किलोग्राम। मतलब बेल्जियम का एक व्यक्ति एक वर्ष में करीब 147.7 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शीर्ष स्थान पर है, या शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और डलास हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये अड्डा जो है हवाई अड्डा दुनिया के जो 10 सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डे हैं उनमें शीर्ष स्थान पर है। जबकि भारत का जो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 10वें स्थान पर है। ठीक है, बाकी इसमें चौथे पांचवें दूसरे तीसरे पर जो है वो सारी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियोस के साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हम ये सारे कंटेंट की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये करंट अफेयर सीरीज के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए, उसके लिए पीडीएफ भी है। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है step_2_success और व्हाट्सएप नंबर दिया है। इनके माध्यम से आप जुड़ के हमसे ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपको ये पक्का है कि ये आपको परीक्षा में बहुत सहायता देने वाली है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए हैं? 1.33 मिलियन, 1.53 मिलियन, 1.83 मिलियन और 2.33 मिलियन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये जो है वर्ष 2000 के बाद से भारत में करीब 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र जो है वो नष्ट हो गए हैं, और इस अवधि के दौरान जो है वृक्ष आवरण में 6% की कमी आई हुई है। ठीक है, कितनी आई हुई है? 6% की कमी। और जो ये नुकसान हुआ है इसमें 95% नुकसान जो हुआ है वो प्राकृतिक वनों या नेचुरल फॉरेस्ट के बीच में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकार ने विश्व वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने मिलियन टन कोयला उत्पादन या कोल प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है? 160 मिलियन, 170 मिलियन, 180 मिलियन और 190 मिलियन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन के लिए करीब 170 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। ये जो उत्पादन होगा ये कैप्टिव और वाणिज्यिक कोल ब्लॉकों से उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2023-24 में जो है ये उत्पादन 147.12 मिलियन टन था, जबकि 2022-23 में ये 116 जो है वो मीट्रिक टन एमटी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण किस नाम से जारी किया है? नाइफ, द गोल्डन हाउस, रोश और विक्ट्री सिटी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये सलमान रुश्दी जी ने अपना जो संस्करण है जिसको मेमोयर भी बोलते हैं, ये नाइफ नाम से इन्होंने जारी किया हुआ है। ठीक है, सलमान रुश्दी जो है ये बुकर पुरस्कार विजेता लेखक हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना संस्मरण नाइफ जारी किया है, और इस संस्मरण नाइफ में इन्होंने अपने हमलावर, एक व्यक्ति ने इन पर चाकू से हमला कर दिया था, तो उस हमलावर के साथ इन्होंने क्या किया है, काल्पनिक बातचीत या जो है काल्पनिक संवाद किया है, और संवाद क्विज जो है इस किताब में लिखा हुआ है। ये हमला इन पे 2022 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, जिसके बाद इनका लीवर और इनके हाथ तथा दाहिनी आंख की नसें क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खगोलविदों ने आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल का पता लगाया है? गाया BH3, गाया DS6, गाया TY8, गाया ZW7। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये गाया BH3 नाम से जो है वो सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल, मिल्की वे के सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल का जो है वो पता लगाया है। और ये ब्लैक होल है, इसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का करीब 33 गुना अधिक है। ठीक है, और ये पृथ्वी का जो है वो दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल भी है, और जो पृथ्वी से मात्र 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किस चीज का मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा
किस भारतीय कवि को अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? नीलम शरण गौड़, संजीव, ममता सागर और राजशेखरन देवी भारती। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारतीय जो है कवित्री हैं ममता सागर, इनको अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इनको 6 अप्रैल को दिया गया। ये कन्नड़ भाषा में लेखन करती हैं, कन्नड़ कवित्री हैं, नाटक भी इन्होंने लिखे हैं और साथ ही साथ ये शिक्षाविद हैं। इनको साहित्य में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार, ये कार्यक्रम जो है, ये नाइजीरिया के अबुजा में आयोजित हुआ था, ठीक है, जिसमें इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये WOW है, इसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। अगला क्वेश्चन, एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप हैं, गोपी थोटाकुरा और शुभांशु शुक्ला। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये गोपी थोटाकुरा जी जो हैं, ये एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जो अमेजॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है जो है ब्लू ओरिजन, उस ब्लू ओरिजन कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से ये 19 मई को 5 और लोगों के साथ क्या गए थे, ये स्पेस में पर्यटक के रूप में गए हुए थे। ये गोपी थोटाकुरा जो हैं, वो भारत के आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। और ये थोटाकुरा जो हैं, वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक एवं अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। अंतरिक्ष में जो पहले भारतीय गए थे वो राकेश शर्मा जी थे, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए हुए थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, जबकि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को प्रदान किया गया है या प्रदान किया जाएगा, वो जाएगा गलत लिखा है, ये पुरस्कार दिया जा चुका है परेश रावल, रजनीकांत, नसरुद्दीन शाह और अमिताभ बच्चन। तो सही जवाब जो है वो ये ऑप्शन डी है। जो वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये अमिताभ बच्चन जी को उनके राष्ट्र और समाज के प्रति उल्लेखनीय समर्पण के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना 6 फरवरी 2022 को जो है स्थापना की गई थी, ठीक। ये जो लता मंगेशकर जी हैं, उनकी स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये विश्व विरासत दिवस जो है, ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है, जो विश्व में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2024 का जो विश्व विरासत दिवस था, उसका विषय या थीम था विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ठीक है। बाकी 18 अप्रैल 2024 तक दुनिया में कुल 1199 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे, जबकि भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये डेटा जो है वो 14 अप्रैल 2024 का। अगला क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका तैयार किया है? अमेरिका, चीन, भारत और नाइजीरिया। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये नाइजीरिया देश ने जो है वो मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का क्या किया है, पहला टीका विकसित किया है। और इस टीके का नाम इन्होंने रखा है MEN5CV। और ये टीका जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित है, उसको मान्यता जो है ये दी गई है। और ये टीका जो है वो मोनिंगोकोकस बैक्टीरिया है, उसके जो 5 सब टाइप्स हैं A, C, W, Y और X, इन सभी से ये क्या करेगा, रक्षा करेगा। बाकी मेनिंजाइटिस जो बीमारी है, ये मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है और ये अफ्रीका में एक बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। बाकी इसके जो लक्षण होते हैं, किस तरह से इसमें मृत्यु होती है, वो सारी डिटेल भी दी हुई है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के हमसे ये PDF जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का है? 2028, 2030, 2032 और 2034। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारत का जो है वो वर्ष 2030 तक का लक्ष्य है एक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का, ठीक है। इसमें जो है अभी प्रयास भी चल रहे हैं इसरो के द्वारा। और इसरो क्या कर रहा है, लगातार जो अपनी रॉकेट है उनकी डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया के माध्यम से उनको पृथ्वी पर वापस ला रहा है। और ये पृथ्वी के वातावरण में जब एंटर करते हैं तो ये जल के जो है वो बिना कोई अवशेष छोड़े नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको भी स्थापित करने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो करंट अफेयर सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था, ये 18 कंप्लीट हो गया है। और आपके इस तरह से
450 क्वेश्चन जो है, जो करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा की दृष्टि से, वो कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको सीरीज कैसी लग रही है, इसका आप में लाइक करके कमेंट करके जरूर फीडबैक दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट की जानकारी मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।